हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट की आज हमारी सेकंड क्लास है। इस क्लास में 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और आप देखना जो आपकी आने वाली परीक्षाएं हैं, चाहे यूपी टेट की चाहे सुपर टेट की, प्राइमरी या जूनियर दोनों, और यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ, इन परीक्षाओं में आप देखेंगे कि इस वीडियो से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें टॉपिक्स हमने कुछ इस तरह के लिए हैं। जैसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज की इस सेकेंड क्लास में पर्यावरण की। पर्यावरण से संबंधित जितने भी संगठन हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, यानी इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, इनको डिस्कस करेंगे, चाहे वो हमारे भारत में हो या विश्व स्तर पर। दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण से संबंधित जितने भी कानून हमारे देश में बनाए गए हैं, उन सब का डिस्कशन करेंगे। साथ ही भारत के संविधान में पर्यावरण को लेकर कौन से आर्टिकल में पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है। तीसरा टॉपिक रहेगा जितनी भी विश्व स्तर पर संधियां हुई हैं पर्यावरण को लेकर के, पर्यावरण संरक्षण को लेकर, उन संधियों को, उन प्रोटोकॉल्स को यहां कवर करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस समय से मिल सकें। आइए शुरुआत करते हैं। पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट की आज हमारी सेकेंड क्लास है, जिसमें हम 3 इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक रहेगा पर्यावरण से संबंधित संस्थान और संगठन। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या हमारे भारत में या अलग अलग देशों में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करती हैं। उन संस्थाओं का जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, जो परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं इन पर प्रश्न। तो पहले टॉपिक में हम यही कवर करेंगे। इसका सेकेंड टॉपिक है पर्यावरण से संबंधित जो हमारे देश में कानून बनाए गए हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, इस तरह के जो हैं। और पर्यावरण संरक्षण को लेकर हमारे देश के संविधान में कौन से अनुच्छेद में क्या बातें कही गई हैं, डायरेक्टली पूछा जाता है आपसे परीक्षाओं में। अगला टॉपिक रहेगा पर्यावरण से संबंधित जो अभियान है, कार्यक्रम है, जो समझौते हैं, वो तीसरे टॉपिक में। यानी आज के इस वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। और आप देखना इस वीडियो से आपकी जो परीक्षाएं होती हैं जिसमें पर्यावरण के प्रश्न पूछे जाते हैं, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला टॉपिक रहेगा जिसको हम अब कवर करेंगे। तो पहले देखते हैं पर्यावरण संबंधित संस्थान और संगठन को। विश्व में पर्यावरण को लेकर सबसे बड़ा जो संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, वो है यूएनईपी। अगर वैश्विक स्तर पर हम बात करें, वर्ल्ड लेवल पर जो सबसे बड़ी संस्था है पर्यावरण से संबंधित या उसके संरक्षण या उसकी फिक्र करने वाली, तो वो है यूएनईपी। इसका फुल फॉर्म पहले प्रश्न में ही बन जाता है आपसे कि यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है। इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम को हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अब इसमें याद रखिएगा, सबसे पहले अगर आप देखो, ये विश्व में सबसे अग्रणी संस्थान है पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण को लेकर चिंता जाहिर करने वाला या पर्यावरण के विकास के लिए। यानी विश्व में, विश्व का मतलब होता है सारे देश इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। तो विश्व में अगर आप देखो, पर्यावरण के संबंध में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को तैयार करना और पर्यावरण के लिए जो एक मैनेजमेंट तैयार किया जाता है, उन जो संस्थाएं इसके नीचे काम करती हैं, उन संस्थाओं को एक तरीके से मॉनिटर और उन संस्थाओं को मजबूत बनाना होता है। अब इस पे जो सवाल पूछा गया आपकी परीक्षा में, वो ये है कि इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो वर्ष 1972 में, ये वर्ष इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। कहाँ पर? केनिया के अंदर, केनिया में नैरोबी शहर में स्थापना की गई थी यूएनई की। यानी यूएनई का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी में है, केनिया में है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अब हम बात करते हैं, देखिए, पर्यावरण के संदर्भ में निर्णय लेने वाली विश्व की सर्वोच्च संस्था है, ये सर्वोच्च निकाय है, जिसे हम जान रहे हैं यूएनईपी के नाम से। तो यहाँ हम पर्यावरण में जितनी संस्थाओं का जिक्र करेंगे, पढ़ेंगे, आपको एक तो उनका स्थापना वर्ष याद रखना है, दूसरा उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, और उनका उद्देश्य क्या है उन संस्थाओं का। नेक्स्ट वन, संस्था नंबर 2 है MOEF। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखो, अभी हमने जो यूएनईपी पढ़ा वो वर्ल्ड लेवल की संस्था थी। अब MOEF क्या है? ये हमारे देश का एक मंत्रालय है, जिसको हम जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इसको याद रखना इसलिए ज़रूरी है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। भाई, ये मंत्रालय तो हमारे देश का है, तो इसका जो मंत्री हैं
कौन है आप कहेंगे पर्यावरण मंत्री कौन है वर्तमान में, और इस मिनिस्ट्री की स्थापना कब की गई, इसका हेडक्वार्टर आप जानते हैं सारे मंत्रालय नई दिल्ली में है। और इसमें इसमें जो याद रखने वाला पॉइंट रहेगा वो अभी वर्तमान में जो पर्यावरण मंत्री हैं वो कौन है, भूपेंद्र यादव हैं। हमारे देश में पर्यावरण और वन मंत्रालय का क्या रोल है, जितने भी पर्यावरण और वनों से संबंधित जो कार्यक्रम प्रोग्राम लागू किए जाते हैं उनकी योजना बनाने का काम, उसको प्रचार करने का काम, ये सब किस में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत किए जाते हैं। और यही एजेंसी जो अभी हमने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम पढ़ा है, यही एजेंसी हमारे देश में मतलब MOEF जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, ये एक नोडल एजेंसी का काम करती है किसके लिए, UNEP के लिए। तो हम बात कर रहे थे UNEP क्या करती है, अलग अलग देशों में जो संस्थाएं हैं पर्यावरण को देख रेख करती हैं, जैसे हमारे देश में MOEF करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हमारे देश में पर्यावरण संबंधित नीतियां योजनाएं या उसके विकास के लिए कार्य करती हैं। तो जो UNEP है ये UNEP के अंडर कार्य करती हैं, उनकी नोडल एजेंसीज होती हैं ये। देखेंगे अगली संस्था को, ये भी राष्ट्रीय संस्था है, CPCB। इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये एक इसको कहेंगे एक वैधानिक संस्था है ये, या एक सांविधिक संस्था इसको बोलेंगे, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को। ये हमारे देश की संस्था है और इसका जो गठन किया गया है वर्ष 1974 में इसका गठन किया गया है। किसके तहत, एक जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम आया था 1974 में, इसके अधीन ही इसको बनाया गया है। तो सांविधिक निकाय का स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ये होता है जब कभी ज़रूरत होती है सरकार को देश के लिए किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या बोर्ड का निर्माण करना होता है। सांविधिक निकाय कहने का मतलब यहाँ है कि कोई भी संस्था अगर संसद में कानून पास करके बनाई जाती है तो वो सांविधिक निकाय कहलाती है, स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाती है। संसद में कह लीजिए या राज्य के विधानमंडल में यानी स्टेट लेजिस्लेचर में बनी हो, चाहे वो यूनियन लेजिस्लेचर में, तो वो सांविधिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाती हैं। बात कर लेते हैं इसके गठन की। तो इसका गठन वर्ष 1974 में किया गया था। 1974 में इसका गठन किया गया था CPCB का। और आप जानते हैं, देखिए किसके अंतर्गत किया गया था, एक अधिनियम आया था जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में, इसी के तहत गठन किया गया था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। और इसको इन अधिनियम के तहत इस CPCB को कई सारी शक्तियां दी गई हैं प्रदूषण की रोकथाम के लिए। साथ ही जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था उसके तहत भी इसको कई सारी पावर्स दी गई हैं। यानी ये क्या करेगा, हमारे देश में जो वायु एयर है, वायु की गुणवत्ता बनाए रखने में, उसके वायु की गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है ये। वायु प्रदूषण कहाँ से होगा हमारे देश में, देखिए जो इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं हमारे देश में, आप जानते हैं बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, वहाँ पर बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। आप देखते हैं उन कंपनीज़ में, फैक्ट्रीज़ में चिमनियों के माध्यम से बहुत सारी गैस रिलीज़ होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल होती हैं। तो इस तरह से वायु प्रदूषण होता है। तो किस कंपनी से कितनी इंडस्ट्री को कितना मतलब वो एक तरीके से कार्बन एमिशन या कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, ये सारे कंट्रोल का कार्य किसका होता है, CPCB का होता है। राष्ट्र में वायु की गुणवत्ता का मॉनिटरिंग एक तरीके से कह सकते हैं हम, उस पर ध्यान रखता है पूरे अच्छे से ये। अगर हम CPCB के कार्यों की बात करें तो 1974 में जल कानून के अंतर्गत इसको विशेष अधिकार दिए गए हैं, पावर्स दी गई हैं। राज्यों के अलग अलग भागों में जैसे नदियां हैं उनकी सफाई का कार्य आप कह सकते हैं, उनकी गुणवत्ता बनी रहे पानी की। कुएं जो होते हैं गांवों वगैरह में, तो कुओं की सफाई को एक तरीके से प्रमोट करना, बढ़ाना, यानी एक तरीके से जल में जो प्रदूषण हो सकता है, पोल्यूशन, उसको कंट्रोल करना, ठीक है, उसमें कटौती करना, देश में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करना, ये सब CPCB के अंतर्गत आते हैं। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब आया था, 1981 में, ये वर्ष पूछे जाते हैं आपसे। और एक अधिनियम और है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इनके तहत इसको पावर दी गई हैं, ठीक है, कंट्रोलिंग की, एयर पोल्यूशन को लेकर के, वाटर पोल्यूशन को लेकर के, इन्वायरमेंट पोल्यूशन को लेकर के, ये CPCB को काफ़ी सारी शक्तियाँ दी गई हैं। अब हम बात करेंगे NBWL की, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की। सबसे शुरुआत में आपने देखा होगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था वर्ष 1972 में, इसी के तहत गठन किया गया था राष्ट्रीय वन्य जीव
बोर्ड का, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का, NBWL का, वर्ष 2013 में इसका गठन किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, आपसे कई बार पूछा हुआ है। तो जितने भी हमारे देश में वन्य जीव जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं उनके संबंधित जितने भी मामले होंगे उनकी समीक्षा करने का अधिकार NBWL को है। जो हमारे नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनके आसपास या उनमें जो भी परियोजना है जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए देखरेख, उनकी मॉनिटरिंग NBWL का कार्य होता है। और इस बोर्ड की अध्यक्षता स्वयं भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। चलिए, आज की सबसे इम्पोर्टेंट संस्था है, मार्क कर लीजिएगा। सारी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पर्यावरण से संबंधित हैं, तो एक एक इम्पोर्टेंट है। उनमें भी अगर हम वरीयता दें इम्पोर्टेंस को इनकी, IUCN बेहद इम्पोर्टेंट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इस पर प्रश्न बनते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1948 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड में है, यानी स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है, यानी ग्लैंड में है। और अगर हम बात करें इसके द्वारा क्या होता है, देखो ये IUCN करता क्या है। हम जानते हैं सभी देशों में एक तरीके से क्या है, उसके पर्यावरण संरक्षण के लिए अलग अलग कार्य किए जाते हैं। और आप देखते होंगे हमारे देश में ही अलग अलग देशों में जो वन्यजीव हैं, जंगल काटे जा रहे हैं। जंगल जब काटे जाएंगे तो ये जानवरों के प्राकृतिक आवास होते हैं, जानवरों के लिए घर होते हैं। एक तरीके से अगर उनका घर ही उजाड़ दिया जाएगा तो धीरे धीरे जो डिपेंडेंसी उन जानवरों की अंदर रहकर वो अपना सर्वाइव कर रहे थे जंगलों में, अब वो जंगल में जब काट दी जाएंगे तो वो वन्यजीव कहाँ रहेंगे? वो कुछ दिन सर्वाइव कर पाएंगे, फिर वो खत्म ही होने लगेंगे धीरे धीरे। तो जब वो ख़त्म होने लगेंगे तो इस तरह से नेचुरल हैबिटेट्स को अगर हम ख़त्म कर देंगे तो ऐसे ही ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे। तो ये जो IUCN क्या करता है, जो हमारे जंगल हैं उन जंगलों में आप जानते हैं क्या होंगे, पेड़ पौधे होंगे, अलग अलग तरह की नस्ल के पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, प्लांट्स, और अलग अलग नस्ल के आप देखते हैं जानवर होते हैं, जीव होते हैं। इन जानवरों के जो अभी इस दुनिया से बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं, ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल्स जो अब इस दुनिया से बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं या ख़त्म होने की कगार पर हैं, या उन पर संकट है, या कुछ दिन और बाद में जंगलों को ऐसे ही काटा जाता रहा तो वो बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर हैं, इन सब की देखरेख, इन सब का डेटा जो कलेक्ट करती है वो IUCN है। और इस तरह के डेटा को वो एक लिस्ट में प्रकाशित करती है जिसे हम जानते हैं रेड लिस्ट या रेड डेटा लिस्ट या लाल सूची। एक सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया कि लाल सूची को कौन प्रकाशित करता है? याद रखिएगा, लाल सूची IUCN के द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगर आपसे पूछे लाल सूची क्या होती है, रेड लिस्ट क्या होती है, तो IUCN के द्वारा जारी की जाने वाली लाल सूची दुनिया की सबसे व्यापक सूची है जिसमें पौधों और जानवरों की जो प्रजातियां होती हैं उनके वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाता है। यानी कौन सी पौधे की और कौन सी जानवर की या जीव की प्रजाति अभी उसके संरक्षण का स्तर कैसा है, यानी वो कब तक सरवाइव, एक तरीके से वो खतरे में है, विलुप्त हो चुकी है या अभी कुछ दिन बाद विलुप्त होने वाली है। तो इस तरह का ये डिफाइन करता है। इस लिस्ट में एक्चुअली 9 कैटेगरीज, जब इस तरह से बातें अलग अलग उसमें रखा जाएगा इन्हें वर्गों में तो एक कैटेगरी भी बनेगी इसमें। अब कैटेगरी को समझ लेते हैं। लाल सूची में देखिए जानवरों की और पौधों की ऐसी कैटेगरी बनी है जिसमें पहली कैटेगरी है एक्सटिंक्ट, इसको EX से लिखते हैं और इसको हिंदी में मतलब होता है विलुप्त। विलुप्त होने का मतलब यहाँ क्या हो गया, दुनिया से, अर्थ से ऐसे पौधे, ऐसे जानवर जो पहले हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है, वो बिल्कुल इस धरती से उनकी आखिरी प्रजाति या आखिरी वंश या आखिरी इंडिविजुअल भी बिल्कुल यहाँ से अब खत्म ही हो चुके हैं। यानी धरती पर अब नामो निशान उनका नहीं है जो पहले हुआ करते थे। एग्जाम्पल कौन सा लेंगे? विलुप्त हुई प्रजातियों में जानवरों की। तो अगर हम देखें इसको, एक्सटिंक्ट किसको बोलेंगे हम? एक्सटिंक्ट या विलुप्त उसको बोलेंगे जिसमें धरती पर, पृथ्वी पर किसी भी जीव की, जो जीव का अंतिम सदस्य भी मर गया हो, यानी कि मतलब विश्व में किसी जानवर की जाति का कोई भी आखिरी सदस्य या आखिरी स्पेशीज अब इस दुनिया में अस्तित्व में नहीं है, बिल्कुल खत्म हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ जब, क्योंकि प्राकृतिक रूप से जब वातावरण बदलता है तो स्थिति चेंज आती है और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाते हैं, नए वातावरण के चेंज होने के साथ अपने आप को वो नहीं बदल पाते हैं, ठीक है, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाती है और धीरे धीरे वो खत्म होने लगते हैं। तो जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, मॉरिशस का एक पक्षी था, इसका नाम आपने सुना होगा, डोडो। इसके एग्जाम्पल में आप लिखोगे डोडो, डोडो नाम का पक्षी ये
मॉरिशस का पक्षी था। ठीक है, ये मानव ने इसका इतना ज़्यादा शिकार किया, शिकार करने की वजह से ये बिल्कुल ही नष्ट, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया ये पक्षी। अब ये पक्षी इस दुनिया में नहीं है, तो ये एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में रखा है IUCN ने। जैसे हमने सुना है डायनासोर, डायनासोर पहले हुआ करते थे और डायनासोर के हमें प्रमाण भी मिलते हैं। ठीक है, डायनासोर, जो डायनासोर हैं, अब आप कहेंगे इसके प्रमाण कहाँ मिले? एक्चुअली उसकी अस्थियों के, जैसे देखेंगे जीवाश्म या फॉसिल जो दबे हुए उसके कंकाल हैं, वो आज भी मिलते रहते हैं, हमारे इंडिया से भी मिले हैं। तो ये क्या है, ये पहले हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है इस धरती पर, तो ये एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में चले गए हैं। दूसरी कैटेगरी आती है एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड, यानी जंगल से विलुप्त। भाई जानवरों की, पौधों की ऐसी प्रजाति जो जंगल काटने की वजह से या जंगलों में उनका अस्तित्व है ही नहीं, वो जंगलों से तो बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं, लेकिन उनके संरक्षण के लिए देशों ने, संस्थाओं ने क्या किया, उन ऐसी जीवों की संरक्षण के लिए उन जीवों को जो बचे हैं उनको जू में या चिड़ियाघर में रख लिया और उनका संरक्षण किया जा रहा है अभी। यानी जंगल से तो विलुप्त हो गए हैं, लेकिन वो अभी जू में या आर्टिफिशियल रूप से उनको हैबिटेट या उनको कृत्रिम आवास दे करके उनको भी जिंदा रखा हुआ है। तो ये एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड EW कैटेगरी आएगा, इसमें ऐसे जानवर रखे जाते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक ऐसी संरक्षण की ऐसी स्थिति है जहाँ पर अब कोई भी सदस्य किसी जीव का अगर जंगल में नहीं पाया जाता है और उसके सभी जीवित सदस्य जो जंगल से मान लीजिए खत्म हो गए, बस कुछ ऐसे हैं उनको अपने मूल आवास से लेकर के कहाँ रखा गया है, उनको प्राकृतिक मूल आवास से लेकर के उनको कृत्रिम आवास में रखा गया है। तो इसमें देखिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वनरेबल, सॉरी वल्नरेबल है ये, ठीक है, असुरक्षित। तो ये वाली जो कैटेगरी हैं ये ज़्यादा संकट में होती हैं तीनों की तीनों। और इसके बाद में जो अगली कैटेगरी आती है, अगली कैटेगरी है इसमें देखिए नियर थ्रेटन्ड और लीस्ट कंसर्न, डेटा डेफिशिएंट, नॉट इवेल्युएटेड। ठीक है, तो इनमें जो है लास्ट की जो तीन है, इसमें जो है एक तरीके से इतना ज़्यादा गौर नहीं दिया जाता है, या आप कह सकते हैं इस तरह के जीवों को खतरा अभी कम है या काफ़ी मात्रा में हैं ये वाले जीव या पक्षी जो भी हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है नियर थ्रेटन्ड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, ये बहुत ज़्यादा संकट में है, या तो अगर इनको सही सुरक्षित अभी नहीं बचाया गया या इनका संरक्षण नहीं किया गया तो कुछ टाइम बाद ये एक तरीके से गायब होना शुरू हो जाएंगे, यानी एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका IUCN का रेड डेटा लिस्ट। आगे किसी टॉपिक में इनको हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे, तो अब देखिए कौन कौन से जानवर है वहाँ डिस्कस कर लेंगे। अभी संस्थानों के बारे में हमें जानना है। तो देखिए अगला संस्थान है नीरी। नीरी संस्थान के ऊपर आपके यूपी टेट में कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, PCS में पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र में है। इसके ही साथ अब देखिए NGT, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल या ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। ये प्रश्न कई बार आपकी परीक्षा में पूछा हुआ है। इसके अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। जो भी कंपनी इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे दिल्ली वगैरह में, एक तरीके से ये क्या है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, एक तरीके से पर्यावरण से संबंधित जो मामले होते हैं उनके लिए कोर्ट है ये। ठीक है, एक कोर्ट है। अब नेक्स्ट देखेंगे कुछ और संस्थान देख लेते हैं। कुछ और संस्थान देखिए, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र, 1916 में इसकी स्थापना की गई। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। ये इसकी स्थापना कोलकाता में की गई। भारतीय वन्यजीव संस्थान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, 1982 में स्थापना की गई, देहरादून में है। केंद्रीय पक्षी संस्थान, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, परीक्षा में पूछा हुआ। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, CARI, ये बरेली, उत्तर प्रदेश में जो बरेली है इसके पास में है, इज्जत नगर, यहीं पर स्थापित किया गया है इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित जो अनुच्छेद हमारे संविधान में मेंशन किए गए हैं। देखिए इसको समझिए, पर्यावरण से संबंधित जो अनुच्छेद यानी हमारे संविधान में पर्यावरण के संरक्षण को लेकर क्या बातें कही गई हैं। तो हम जानते हैं जो हमारा देश का संविधान है, संविधान को बांटा गया है 25 भाग। संविधान में 25 भाग हैं, जिसमें भाग 3, देखो अभी यहीं पे डाउट मत लिख देना कि सर हमने तो संविधान में 22 पार्ट लिखे हुए देखे हैं या पढ़े हैं। ठीक है, भारत के मूल संविधान में 22 भाग थे, भारत के वर्तमान संविधान में 25 भाग हैं। अभी जब हम क्लास शुरू करेंगे उसकी संविधान की थ्योरी क्लास, तो उसमें आपको एक एक भाग का नाम मेंशन करेंगे हम, तब आप समझ जाएंगे कौन से भाग ऐड किए गए, कौन से हटाए गए थे। ठीक है, तो इसमें एक भाग 3 आता है, इसको तो सभी जानते हैं। इसमें एक सवाल भी आता है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं, तो आंसर होगा मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में, यानी फंडामेंटल राइट्स, संविधान के तीसरे भाग में। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पूरे संविधान का।
और इसी में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21 हमें देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 21 भी बहुत पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में। ये क्या है? जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। भाई जीवन का अधिकार है तो इसको हमने यहाँ क्यों रखा है? पर्यावरण से संबंधित अनुच्छेदों में क्यों शामिल कर लिया इसको? इसको इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि अगर आपको जीवन का अधिकार है, यानी आपको जीने का अधिकार सबको है, हम सबको, कोई इसको छीन नहीं सकता। और इस जीवन जीने के लिए हमें क्या चाहिए? स्वच्छ वायु चाहिए, यानी सही वायु, यानी सही पर्यावरण, हमें प्रदूषण फ्री एयर मिलना चाहिए, ठीक है। तो जल, हम साफ सुथरा जल मिलना चाहिए। तो ये सब जीवन के अधिकार हैं, उनकी नीड्स हैं। इसलिए इसको कनेक्ट किया जाता है किससे? पर्यावरण से संबंधित अनुच्छेदों में इसको शामिल किया जाता है। ये बेसिक बैकबोन है एक तरीके से। अब आपने एक भाग 4 है, इसके बाद ही अगला भाग आता है संविधान का भाग 4। इसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व लिखे हुए हैं, डीपीएसपी, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको बताया गया है। ये किसी राज्य के क्या क्या कर्तव्य होंगे, राज्य की ड्यूटीज बताई गई हैं इसमें भाग 4 में, ठीक है। भाग 4 में राज्य की ड्यूटीज बताई गई, कर्तव्य। तो इसमें राज्य का क्या कर्तव्य बताया गया है, देखिए इसी के अंदर। अब यहाँ याद रखिएगा, ये वाला आर्टिकल किसके अंदर आएगा? अनुच्छेद 21 जो है वो भाग 3 के अंदर आता है। और अनुच्छेद 48 का ये अनुच्छेद आता है किसके अंदर? भाग 4 के अंदर। ये सवाल पूछ लेता है आपसे कि नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में मेंशन है और अनुच्छेद 48 का किस भाग में आता है संविधान के। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए अनुच्छेद 48 का में कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य का क्या होगा? राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का दायित्व होगा। ये ड्यूटी राज्य की बताई हुई है, याद रखिएगा। जो डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, किसी राज्य के कर्तव्य को बताया गया है भारत के संविधान में। प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक। ये तो हो गई हमारे राज्य का कर्तव्य। क्या हम लोगों का भी कोई कर्तव्य है अपने उसके पर्यावरण के संरक्षण के लिए? हमारी भी कोई ड्यूटी है कि नहीं है? चलिए इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, अब देखिए इसमें भाग 4 का है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, ठीक है। पार्ट 4A ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इसमें मूल कर्तव्य हैं। तो हमारे ये जो भाग 4 का है, इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई हैं जो प्रत्येक नागरिक के लिए हैं, ठीक है। प्रत्येक नागरिक को इन ड्यूटीज़ को फॉलो करना है, ठीक। तो इसमें एक ड्यूटी बताई गई है, हमें पर्यावरण का कैसे ख्याल रखना है, अनुच्छेद 51 के घ में बताई गई है। ये आर्टिकल अलग से पूछा जाता है सेपरेटली। प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं, इसकी रक्षा करना नागरिक का कर्तव्य है, ठीक है। ये नागरिक का कर्तव्य है, ड्यूटी है, ये हमें करना होता है, ठीक। तो ये वाला दोनों याद रखेंगे। ये आर्टिकल्स की बात हो गई इसमें। अब देखेंगे पर्यावरण से संबंधित अधिनियम जो आए हैं। अब अधिनियम की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। ये वर्ष आपको याद रखना है, ये परीक्षा में पूछा जाएगा, ये वर्ष परीक्षा में पूछा जाएगा 1972। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट, ये आया था 1974 में, ठीक है। उसके बाद आया था वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। उसके बाद में वायु प्रदूषण निवारण एवं अधिनियम, ये कब आया था? ये 1981 में आया था, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। अब सबसे अंत में इनमें से आया था वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये पांचों कभी कभी तो आपको ऐसे मैच करने के लिए दे देगा, एक तरफ दे देगा अधिनियम, एक तरफ अधिनियम दे देगा, ठीक है। दूसरी तरफ इनके जो वर्ष हैं जिसमें ये पारित हुए, जिसमें लागू हैं, इधर वर्ष की कैटेगरी बना देगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न पूछता है आपसे परीक्षाओं में, तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। सिंपल हो गया है। चलिए अब देखेंगे, देखो एक हमारे संविधान में ढेर सारे संशोधन किए गए हैं, तो उसमें एक ऐसा ही संशोधन है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, लघु संविधान के नाम से। इस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को, जो 1976 में आया था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे संविधान का लगभग सारा संविधान ही इसमें बदल दिया गया था, अमेंडमेंट किए गए थे, चेंजेस किए गए थे। तो इसमें एक अमेंडमेंट का जिक्र हम करेंगे जो हमारे पर्यावरण से संबंधित है। 5 विषय आपने आप जानते हैं, 3 लिस्ट होती हैं, 3 अनुसूचियाँ होती हैं, सॉरी 3 सूचियाँ होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है सेंट्रल लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कॉनकरेंट लिस्ट, ठीक है। इसको आप यूनियन लिस्ट भी कह सकते हैं, सेंट्रल लिस्ट या
सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो विषय हैं, वो सब्जेक्ट बता दिए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को यानी संसद को है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जिसमें राज्य ही कानून बना सकता है, यानी इसमें जितने भी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं, और इसमें जितने विषय लिखे हैं उनमें राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं कानून बनाने के लिए। तीसरी है सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में सेंटर और स्टेट, इसमें जो विषय हैं उनमें दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक, केंद्र में जैसे मान लीजिए रक्षा संबंधी जितने भी कानून बनाएंगे वो केंद्र सरकार या फिर केंद्रीय लेजिस्लेचर ही बनाएगा। ठीक, तो इस तरह के एग्जाम्पल हैं। अब इसमें कौन से ऐसे, तो 5 विषय थे, इसमें 5 विषयों को राज्य सूची में पहले हुआ करते थे ये, राज्य सूची से इनको यानी स्टेट लिस्ट से इनको कॉन्करेंट लिस्ट में क्या किया गया, भेज दिया गया। जैसे इसमें शिक्षा को भेजा गया था, वन को भेजा गया था, नापतोल को, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण यानी प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स, या कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, ये इसमें आ गया। न्याय का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, हमारे काम का यहाँ क्या है, फॉरेस्ट्री यानी वन और पक्षियों का संरक्षण। बाकी ये आपको उसमें भी पढ़ना है संविधान में। ठीक है, तो ये दोनों आपसे पूछे जाते हैं। तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम पहले राज्य सूची में हुआ करते थे, मतलब पहले इनमें केवल राज्य को अधिकार था शिक्षा के मामले को लेकर, वन के मामले को लेकर, नापतोल के मामले को लेकर, वन्यजीव न्याय इनको लेकर के केवल राज्य सरकारों को ही इख्तियार होता था, उनको अधिकार होता था इन पर कानून बनाने का। पहले इनमें केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती थी, लेकिन जब से राज्य सूची से इनको शिफ्ट किया गया संवर्ती में सूची में, जब ये टॉपिक सारे ये विषय जब संवर्ती सूची में चले गए, तो इसका मतलब होता है संवर्ती सूची में आप जानते हैं स्टेट हो चाहे सेंटर हो, केंद्र या राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं अब इन वाले विषयों पर। नेक्स्ट चलिए अब हम बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित जो समझौते हुए, यानी हमारा तीसरा टॉपिक आज का और अंतिम टॉपिक है। अभी तक जितना भी पढ़ा है सब प्रश्न पूछे हुए हैं और यहीं से पूछे जाते हैं। पहला सम्मेलन इसमें देखेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन है। ये एक्चुअली जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था इसका आयोजन स्वीडन में किया गया था। स्टॉकहोम क्योंकि स्वीडन में ही है तो स्वीडन ये जगह का नाम है, जब स्वीडन में होगा स्टॉकहोम में होगा तो इसका नाम ही स्टॉकहोम कन्वेंशन रख दिया। और ये कन्वेंशन जो हुआ था, ये सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को। कोई भी सम्मेलन किन के बीच में होता है भाई, ये मीटिंग्स होती हैं दो देशों के बीच, दो से ज़्यादा देशों के बीच, यानी बहुत सारे देशों के बीच होती है। जब कोई भी एक देश, दो देश, तीन देश, जब बहुत सारे देश एक साथ आते हैं तो कोई पर्पस के लिए ही आते हैं। ठीक है, कोई उद्देश्य होता है उसका। तो 5 जून 1972 को आयोजन किया गया था स्टॉकहोम सम्मेलन का, और इसमें पहली बार जो है मानव को पर्यावरण संबंधित एक तरीके से पर्यावरण संरक्षण के लिए और मानव के संरक्षण के लिए बात की गई थी इस पर। अब इसमें देखेंगे तो ये जो है इसमें 5 जून को हुआ था, और इसी में स्टॉकहोम सम्मेलन में ये अनाउंस किया गया था कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये डिसाइड यहाँ किया गया था, डिसीजन लिया गया था 1972 में 5 जून के दिन ही। और उसके 2 साल बाद 1974 से प्रथम पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो याद रखिएगा पहला पर्यावरण दिवस 1974 को मनाया गया था। स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान ही यूएनईपी का जन्म हुआ था, जो हम पढ़ चुके हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखिए हेलेंस्की जो हेलेंस्की सम्मेलन था ये भी पर्यावरण से संबंधित था, और इस पर हस्ताक्षर किए गए थे वर्ष 1974 में, याद रखिएगा। और ये समुद्री पर्यावरण है उसकी रक्षा करने के लिए ये कन्वेंशन जो किया गया था, कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ मरीन इन्वायरमेंट ऑफ बाल्टिक सी, जो बाल्टिक सागर के एक तरीके से कह लीजिए बाल्टिक सागर के पर्यावरण, बाल्टिक सागर क्या है, समुद्र है, ये समुद्र, इसकी समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए ये कन्वेंशन की गई थी। अगला देखेंगे लंदन सम्मेलन। लंदन कन्वेंशन का आयोजन लंदन यानी ब्रिटेन में किया गया था वर्ष 1975 में। तो देखिए इसका आयोजन लंदन में हुआ था और इसको प्रभावी किया गया था वर्ष 1975 से, और 1972 में इसमें क्या है, 1972 में आया था लेकिन ये लागू हुआ था 1975 से। इसमें क्या किया गया था, इसमें इसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण के जितने भी स्रोत हो सकते हैं उन पर कंट्रोल करना, यानी समुद्र में जो कचरा आता है अलग अलग देशों से, अलग अलग फैक्ट्रीज से, उसको एक तरीके से कंट्रोल करना, रोकना, यानी सागरीय क्षेत्रों में जो अपशिष्ट हैं, वेस्ट मटेरियल हैं, उनकी डंपिंग जो होती है समुद्र के अंदर, उसको रोकना इसका मकसद था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वियना कन्वेंशन की ओर। वियना कन्वेंशन
पर हस्ताक्षर हुए थे 1985 में, लागू हुआ था 1988 में। और ये संबंधित है किससे? ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ये सवाल आपसे पूछा हुआ है, वियना कन्वेंशन किस लिए हुआ था? ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए मीटिंग हुई थी। अगला इंपॉर्टेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे 16 सितंबर 1987 को। ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डेट भी, क्योंकि इसी डेट को, जो 16 सितंबर है, इसी डेट को ओजोन दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, तो आप एक कमेंट में एक आंसर लिखेंगे जो वर्ष 2021 में, जो अभी आया नहीं है, वर्ष 2021 के लिए जो ओजोन दिवस है 16 सितंबर को मनाया जाएगा, इसका थीम क्या है इस साल का? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ओजोन दिवस का थीम। ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जो पदार्थ हैं, जो सब्सटेंस हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बहुत सारे देशों के बीच में, उन पर रोकथाम, उनके उत्पादन पर रोकथाम लगाना, उनके उपभोग पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करने के लिए ये प्रोटोकॉल हुई थी। बाद में देखेंगे नेक्स्ट। अगला है रियो सम्मेलन, इसको पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं, रियो कॉन्फ्रेंस या अर्थ कॉन्फ्रेंस। आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरियो में। ये ब्राज़ील का एक शहर है, 1992 में हुआ था। और ये पर्यावरण के महत्वपूर्ण नियम इसमें तैयार किए गए थे पर्यावरण को लेकर के। इसी को एजेंडा 21 का नाम दिया गया था। तो देखिए 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इस सम्मेलन को जानते हैं आप, ये पृथ्वी सम्मेलन के नाम से फेमस है। ठीक है, और इसमें काफ़ी सारे देशों ने इसको एक तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया था। और एक तरीके से इसी में तय किया गया था, एजेंडा 21 पारित किया गया था। एजेंडा 21 क्या है एक्चुअली? जो पर्यावरण से संबंधित लॉ या नियम कानून थे, उनको कहा गया। सभी देशों ने तय किया कि वो जो है प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखेंगे और पर्यावरण के जो प्रदूषण है उसको रोकेंगे और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रास्ता जो है एक तरीके से अपनाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो आज हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है उनका इस्तेमाल हम ऐसे करें कि वो जल्दी खत्म ना हो, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो उपलब्ध रहें। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ये हुआ था कहाँ? 1997 में लागू। और ये किस लिए था? ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए किया गया था। तो याद रखिएगा 1997 में ये अपनाया गया था और इसको जो लागू किया गया था वो 2005 से लागू किया गया था। ठीक है, लागू ये 2005 में हुआ था। ठीक है, और इसको अपनाया गया था, यहाँ पर अपनाया गया था। ठीक, तो ये भी कह सकते हैं आप। तो ये हो गए हमारे क्या इम्पॉर्टेंट, एक तरीके से तीनों टॉपिक्स को आज हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो ये सेकंड क्लास हुई हमारी पर्यावरण की। पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में पर्यावरण के। और आज दूसरी क्लास भी आएगी आपको करंट अफेयर्स में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे स्पोर्ट्स इवेंट्स, उसको भी देख लीजिएगा। रात 9 बजे आएगी। थैंक यू सो मच।